हाय बच्चों, कैसे हो आप। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें मैंने लास्ट पॉइंट में दिया था कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, जिसके लिए फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ था कि F इक्वल टू R बाई टू, स्मॉल आर था, स्मॉल आर बाई टू। ओके, तो इसी को हम आगे पॉइंट पढ़ाते हैं कि अगर इसका निगमन करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो आप क्या करोगे। तो अगला पॉइंट हम लेके चल रहे हैं कि F इक्वल टू आर बाई टू का निगमन। तो F इक्वल टू आर बाई टू का निगमन, अगला हेडिंग हमारा है F इक्वल टू आर बाई टू का निगमन। F इक्वल टू आर बाई टू का निगमन, डेरिवेशन ऑफ F इक्वल टू आर बाई टू या R इक्वल टू 2F। तो इसमें हम एक अवतल दर्पण लेते हैं M1 M2। M1 M2 हमारा एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F है। वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी F। अगर दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग हम देखें तो दर्पण की फोकस दूरी फोकस F, वक्रता केंद्र C और पोल यानी ध्रुव P है। और एक ऐसी रेज का इमेजिनेशन करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मान लिया कि एक रेज है AM जो है इंसिडेंट हो रही है मिरर के M पॉइंट पर। तो परावर्तन के नियमानुसार ये मिरर से होकर के रिफ्लेक्ट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये F से पास करेगा, यानी F से होकर जाएगा तो F पर आ गया। ये जो इसका अविलंब होगा वह CM द्वारा प्रदर्शित होगा। अविलंब जो है CM द्वारा प्रदर्शित होगा। तो अगर हम रूल देखें परावर्तन के नियमानुसार तो जिस कोण पर ये आपतित होगी रेज उसी कोण पर परावर्तित होगी। तो ये आपतित किरण है और अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण अगर मैंने थीटा ले लिया तो ये परावर्तित किरण हो गई। तो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण हो गया थीटा। तो एंगल आपका मिला ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। एक ट्रायंगल CMF की बात करें तो इसमें एक बहिष्ठ कोण आपको मिलेगा MFP। तो इसमें इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा 2 थीटा। इस कोण का वैल्यू थीटा है तो यहाँ पर इस कोण का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, यानी MCF का वैल्यू थीटा एकांतर अंतर कोण से। अगर M से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो MN जो है ये परपेंडिकुलर है मुख्य अक्ष पर M पॉइंट से। इसकी हाइट अगर हम H ले लें और दर्पण का अगर द्वारक बहुत छोटा है तो N पॉइंट जो है एग्जिस्ट करेगा P पर। ओके, तो चित्रानुसार चित्र बहुत आसान है जिसमें CP इक्वल टू हमारे पास ऑप्शन है CP इक्वल टू R और FF इक्वल टू F। डेफिनेशन है कि दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और दर्पण की वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो चित्रानुसार अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल है इसमें CMF जिसका बहिष्ठ कोण 2 थीटा है और इस एंगल के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो बहिष्ठ कोण का वैल्यू 2 थीटा थीटा प्लस थीटा के अकॉर्डिंग हुआ है। और ट्रायंगल CMN की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू MN अपॉन CN, जबकि n जो है P पर एग्जिस्ट कर रहा है तो CN की जगह पर हम CP लिख सकते हैं। तो चित्रानुसार त्रिभुज CMN से tan
थीटा इक्वल टू MEN अपॉन CN। यदि n जो है P के नियरेस्ट पॉइंट पे है तो हम CN के जगह पर CP लगा सकते हैं, और tan थीटा इक्वल टू MEN अपॉन CP। थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा की जगह पर थीटा लिख सकते हैं। थीटा बहुत छोटा है तो थीटा इक्वल टू MEN अपॉन CP। इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। इसी प्रकार ट्रायंगल MFP से इसी प्रकार त्रिभुज MFN कह सकते हैं, और MFP कह सकते हैं। ट्रायंगल की बात करते हैं, n अगर P पर एग्जिस्ट करता है तो उस सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कि त्रिभुज MFN से tan 2 थीटा इक्वल टू MEN अपॉन FN और 2 थीटा इक्वल टू, थीटा बहुत छोटा है, इस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं MEN अपॉन FP। इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। हमारे पास ऑप्शन है कि थीटा का वैल्यू हम अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से करें तो थीटा का वैल्यू समीकरण 2 यानी समीकरण 1 से थीटा का वैल्यू समीकरण 2 में रख दें, या हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं कि हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दें, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ थीटा से थीटा फाइनल हो जाएगा और MN से MN फाइनल हो जाएगा। तो हम छोटा सा एक ऑप्शन यूज करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, या समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से डायरेक्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 1 से हम थीटा का वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ मिलेगा 2 MEN अपॉन CP इक्वल टू MEN अपॉन FP। कैंसिल होने वाला पॉइंट है, MEN से MEN जो है फाइनल हो जाएगा। ये मिलेगा 2 बाई CP इक्वल टू 1 अपॉन FP। या हम इसको सिंप्लीफाई करें तो FP इक्वल टू मिलेगा आपको FP इक्वल टू CP अपॉन 2। चित्र में देखें तो CP का जो वैल्यू है R है और FP का वैल्यू जो है F है, तो और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। FP मीन्स F और CP मीन्स R बाई 2। तो F इक्वल टू R बाई 2 ये डेरिवेशन हम लोग का रहा, यानी F इक्वल टू R बाई 2 का निगमन हो गया। अगर बाय द वे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि F इक्वल टू R बाई 2, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज में आप चाहो तो लिख सकते हो कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण जो है F से होकर जाती है, और CP जो है अविलंब है, और आपतन कोण थीटा है, परावर्तन कोण भी थीटा हो जाएगा। तो चित्र अनुसार हम दो ट्रायंगल यूज करेंगे। दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो है अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा इक्वल टू थीटा और tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन रहा F इक्वल टू R बाई 2 का, जो मैंने क्लास में तो इसको ड्राइव नहीं कराया था, डायरेक्ट मैंने आप लोगों से बता भी दिया था कि F इक्वल टू R बाई 2 होता है, या R इक्वल टू F बाई 2, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम एक दो एग्जाम्पल भी किए थे कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 48 हो जाएगी। फोकस दूरी अगर 12 है तो वक्रता त्रिज्या 24 हो जाएगी। अगर वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी 20 हो जाएगी। तो इस बेसिस पर जो है ये क्लास 10th में भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं बेसिक नॉलेज के लिए जो है आपके पास ऑप्शन है। लेकिन डेरिवेशन जो है आपको जो है एनसीईआरटी बेसिस पे ही मिलेगा, जो कि एनसीईआरटी का ये सिलेबस का जो है टर्म्स हैं कि सिद्ध कीजिए F इक्वल टू R बाई 2। इसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि जो कि एनसीईआरटी बेसिस पे तो नहीं मिलेगा, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है आपको। लेकिन नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम या बनने के नियम कुछ होते हैं,
जिसको हम फॉलो करते हैं, और भिन्न भिन्न स्थितियों में जो है उत्तल या अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब बनना, उन प्रतिबिंब की प्रकृति का जो है अध्ययन करते हैं। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। उसके बाद से मैं अगला टॉपिक जो है लेके चल रहा हूँ कि दर्पण द्वारा या गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के अकॉर्डिंग अगला पॉइंट हम यूज करने जा रहे हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है कैसे प्राप्त किया जाता है, जबकि मैंने केवल कैजुअली जो है बताया हुआ था और उसको याद भी रखिएगा आप लोग। बेसिकली केवल नोट करना नेसेसरी वर्क नहीं है, दिमाग में रखना भी जरूरी है कि जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उसको कुछ जो है पॉइंट्स को अपने दिमाग में वैसे आप रखें, केवल लिखने के चक्कर में न रहें। तो हमने बताया भी था कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के रियल में 4 रूल्स हैं, जिसमें हम 2 ही कोई रूल अप्लाई करते हैं। तो नॉलेज के लिए तो चारों आपको जानना जरूरी है, लेकिन आप जो है अगर 2 भी अप्लाई करते, 2 रूल याद रखते हो या 3 रूल याद रखते हो, उससे हमारा जो है वर्क हो जाएगा। जिसमें पहला था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, पहला रूल यूज करेंगे। दूसरा कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा रूल मैंने बताया था कि दर्पण के वक्रता केंद्र से चलने वाली किरणें या होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट था कि जो किरणें पोल पर जिस एंगल पर इंसिडेंट होती हैं, गिरती हैं, उसी एंगल पर दर्पण से जो है परावर्तित हो जाती हैं। तो ये 4 रूल हुए, जिसमें हम चारों को एक पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं और उसको याद रखेंगे। कॉपी में आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो अगला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर या स्फेरिकल मिरर। तो अगला पॉइंट हमारा है दर्पण द्वारा या गोलीय दर्पण आप लिख सकते हो, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम या प्रतिबिंब बनाने के नियम, दोनों में से कोई भी टॉपिक हम यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट लेके चलते हैं। 4 नियम हम यूज करते हैं, जिसमें हम 2 को किसी को फॉलो करते हैं। पहला है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो आपके पास ऑप्शन होगा पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं वह फोकस से होकर अवतल दर्पण के लिए है होकर जाती हैं, या उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं वह फोकस से होकर जाती हैं। अगर दर्पण का फोकस F है तो यहाँ से होकर जाएंगी। तो पहला रूल हमारे पास ऑप्शन होगा, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी वह फोकस से होकर के जाएंगी। दूसरा,
नियम है कि दर्पण के यानी दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर इसका फिगर हम ट्रेस करें तो मुख्य अक्ष के समांतर होने का मतलब है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी फोकस से होकर जाएंगी, और जो किरणें जो है फोकस से होकर जाएंगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अगर ये दर्पण का फोकस है और इससे किरणें अगर चल रही हैं जा रही हैं तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, आज भी फिर से बताया जा रहा है कि जो किरणें फोकस से होकर जाएंगी वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो जितनी किरणें आप ऐप से भेजोगे वो सभी की सभी जो है आप दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो दो रूल हमारा हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, और दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दो नियम ये रहे। अगला नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, अगर दर्पण की वक्रता केंद्र है एफ के डबल डिस्टेंस पे अगर सी है तो इससे जो किरणें होकर जाएंगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः जो है वापस लौट जाती है। तो तीसरा हम रूल यूज करने जा रहे हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका है यहाँ पर कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगर इसका हम किरण आरेख बनाएं तो दिखाएंगे कि जो किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं पुनः वो अपने मार्ग पर जो है वापस लौट जा रही हैं। तो अगला टॉपिक हमारा था कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। अगर दर्पण के फोकस F वक्रता केंद्र C है तो C से जो भी किरणें जाएंगी पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो रूल अप्लाई करना हमको किसी भी इमेज फॉर्मेशन चाहे और उत्तल दर्पण की बात करें या अवतल दर्पण की बात करें, जबकि मैं इसमें पढ़ाऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
तो तीसरा पॉइंट था कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। इसके बाद जो है लास्ट पॉइंट हम यूज करेंगे कि वे किरणें जो दर्पण के ध्रुव पर गिरती हैं वह जिस कोण पर गिरती हैं उसी कोण पर वापस लौट जाती हैं। तो चौथा पॉइंट आप शायद याद रख सकते हो। चौथा पॉइंट है हमारा कि वे किरणें जो दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण पर गिरती हैं उसी कोण पर वह परावर्तित हो जाती हैं। तो चौथे पॉइंट को मैं इसी में थोड़ा सा इंडिकेट करूंगा कि अगर कोई रेज जो है P पर अगर 30 डिग्री पर गिर रही है तो यहाँ से ये 30 डिग्री पर जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट है जो हम रेयर केसेस में हम कई बार यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं तो भी हमारे जो है इमेज फॉर्मेशन हो जाते हैं, क्योंकि कोई दो ही रूल हमको जो है यूज करना होता है। तो चौथा आपके पास पॉइंट है कि जो किरणें ध्रुव पर जिस कोण पर गिरती हैं उसी कोण पर जो है वह परावर्तित हो जाती हैं, यानी चौथा पॉइंट हमारा ये रहा। तो ये था गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इमेज ऑफ फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी गोलीय दर्पण के अंतर्गत जो है इमेज फॉर्मेशन जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।